नमस्कार साथियों, मैं अवनीश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की वीडियो जो है ये 11th एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आज की वीडियो में हम, चूंकि आप लोगों को पता होगा, कक्षा 11 में कृषि अभियंत्रण नाम से एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, तो उसका पहला टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। और पहला टॉपिक है उसका कृषि यंत्रों में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ। तो आप लोगों को पता भी होगा कि कृषि यंत्र जो एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट होते हैं उनको बनाने में आपका ऐसे लोहा भी प्रयुक्त होता है, लकड़ी भी प्रयुक्त होता है, स्टील जिसको इस्पात बोलते हैं वो भी प्रयुक्त होता है। तो वही इस पहले चैप्टर में हम, ये मेरा नोट्स है, एकदम इसी से एकदम अच्छे तरीके से, एकदम अच्छे प्रकार से डिस्कस करने वाले हैं। देखिए टॉपिक इसका देख लीजिए। अध्याय पहला है, दूसरा अध्याय हल का आपका है, प्लाऊ का। अध्याय पहला है कृषि यंत्रों के निर्माण में, कृषि यंत्रों में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ। ठीक है, इंग्लिश में देख लीजिए, मटेरियल यूज्ड इन कंस्ट्रक्शंस ऑफ एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट। अब देखिए यहाँ पे दो प्रकार के पदार्थ यहाँ पर बांटा गया है। अब इस पर ध्यान देखिए। देखिए यहाँ पे दो प्रकार से बांटा गया है कृषि यंत्रों में प्रयुक्त होने वाले पदार्थों को। पहला है लौह पदार्थ जिसको बोलते हैं फेरस मेटल, और दूसरा है अलौह पदार्थ जिसको बोलते हैं नॉन फेरस मेटल। देखिए एक बात यहाँ पर आपको ध्यान में देना है कि ये आपका कृषि जो एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के हिसाब से क्लासिफाई किया गया है। कृषि यंत्रों के निर्माण में जो पदार्थ प्रयुक्त होते हैं उस हिसाब से पदार्थ यानी मैटर को यहाँ पर क्लासिफाई किया गया है। वैसे आप खोदने जाएंगे केमिस्ट्री में तो वहां पर तो आपको मिल ही जाएगा ठोस, द्रव और गैस, लेकिन ये आपका एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के हिसाब से है। लौह पदार्थ क्या होते हैं? इसमें लोहे की उपस्थिति होती है। ठीक है, लौह है तो उपस्थिति होगी, अलौह है तो लोहे की उपस्थिति नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए धातुओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। कुछ ऐसे स्पेसिफिक कुछ क्वालिटीज होते हैं जो सिर्फ मेटल्स में ही होते हैं, जैसे प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी। अब देखिए यहाँ पर एग्रीकल्चर, एक हमने यहाँ पर बहुत सुंदर सा फोटो लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं, जिसमें कुछ एडवांस्ड जो एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के इक्विपमेंट्स हैं उनको दिखाया गया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये वाला, फिर यहाँ पर है। अब यहाँ पर एक डिफिनेशन भी लिखी हुई है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग की, तो वो हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। देखिए डिफिनेशन में क्या है, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग इज द एरिया ऑफ इंजीनियरिंग कंसर्न्ड विथ द डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ फार्मिंग इक्विपमेंट एंड मशीनरी। ठीक है, ये कह रहा है कि जो हमारा कृषि अभियंत्रण है, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग है, ये एक ऐसा क्षेत्र है, यानी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमारे कृषि जो मशीनरी है, कृषि के यंत्र हैं, उनके डिजाइन और उनके निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन। और तो यहाँ पर सिंपल सा इसका मतलब यही है कि कृषि अभियंत्रण एक क्षेत्र है जो कृषि में उपयुक्त होने वाले जो मशीन है उनके डिजाइन, निर्माण और सुधार से संबंधित होता है। फिर अगली लाइन देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है वो हम देख लेते हैं। अगली लाइन है यहाँ पर, नेक्स्ट वाली जो लाइन है, एग्रीकल्चरल इंजीनियर्स इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी विथ फार्मिंग, फॉर एग्जांपल दे डिजाइन न्यू एंड इम्प्रूव फार्मिंग इक्विपमेंट दैट मे वर्क मोर इफिशियंसी और मोर परफॉर्म न्यू टास्क। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि जो यहाँ पर लिखा है कि कृषि इंजीनियरिंग, कृषि इंजीनियर है जो अभियंता है, कृषि अभियंता, इंजीनियर को हिंदी में अभियंता बोलते हैं। तो जो कृषि के, ये आपको ध्यान में रखेंगे, कृषि के जो इंजीनियर्स हैं वो जो टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी को कृषि में कृषि के साथ जोड़ते हैं, यानी कृषि में लाते हैं। ठीक है, और वो प्रौद्योगिकी जैसे कि नई डिजाइन हो गई। ठीक है, फार्मिंग इक्विपमेंट जो है, कृषि के जो यंत्र हैं उनकी नई डिजाइन हो गई है, उनको इम्प्रूव करना हो गया, जो पहले से ज्यादा इफिशियंसी से, नहीं ज्यादा दक्षता से परफॉर्म करेंगे न्यू टास्क के लिए। तो वही है। ठीक है, अब वही फिर से आते हैं धातु के गुण पर। पहला हमने वहां पे देख लिया था कौन सा वाला, तो ये आप देख लीजिए, प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी। उसके बाद से आपका सुघट्यता यानी प्लास्टिसिटी, फिर है आपका तन्यता यानी डक्टिलिटी, फिर है आघात वर्धनीयता यानी मिलियाबिलिटी, फिर है कठोरता यानी हार्डनेस, लास्ट है भंगुरता यानी बिटरनेस। पांचों के बारे में हम देख लेते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, पहले देखते हैं प्रत्यास्थता। प्रत्यास्था देख लीजिए क्या होता है। धातुओं के इस गुण में जब उन पर बल आरोपित किया जाता है तब उनकी अवस्था जो है वो परिवर्तित हो जाती है।
ठीक है, उनकी अवस्था परिवर्तित हो जाती है, ये आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद से लिखा गया है तथा बल हटाने पर धातुएं पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती हैं। ठीक है, अब ऐसा कि इससे कोई भी धातु है, कोई भी मेटल है, उस पर आप बल लगा रहे हैं तो वो उसका जो पहले का शेप है, उसकी अवस्था है, वो बदल जाएगी। लेकिन जैसे ही आप उस बल को अपने हटाते हैं तो वो पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है, वही कह रहा है। ठीक है, फिर देखिए सुघट्यता। सुघट्यता मतलब क्या होता है, यहाँ पर लिखा गया है इस गुण में धातुओं पर बल लगाने पर उनकी अवस्था परिवर्तित हो जाती है, किंतु बल का कारण हटाने पर वस्तुएं अपनी पुनः अवस्था में नहीं आ सकती, नहीं आ पाती। थोड़ा सा अंतर है बस प्रत्यास्थता और सुघट्यता में। प्रत्यास्था में यह है कि आप बल लगाएंगे, उसके बाद से उसकी अवस्था परिवर्तित हो जाएगी, और जब बल हटा देंगे तो वो पुनः अपनी अवस्था में आ जाएगा। सुघट्यता में आप बल लगाएंगे, अवस्था परिवर्तित हुई, लेकिन आप बल हटाने पर भी वो अपनी अवस्था में, पुनः अवस्था में नहीं आ पाएगी। फिर देख लीजिए तन्यता। ठीक है, तन्यता मतलब क्या होता है, देखिए इस गुण में धातुओं को खींचकर तार बना दिया जाता है। ठीक है, ये आप याद में रखेंगे। जैसे कि सोना होता है, सब ये कहा जाता है कि जो गोल्ड होता है सबसे ज्यादा तन्य यानी डक्टाइल होता है। ठीक है, उसको बहुत लंबा, उससे सबसे लंबा तार बनाया जा सकता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है स्वर्ण यानी गोल्ड सभी धातुओं में सबसे अधिक तन्य यानी डक्टाइल होता है। फिर देखिए आघात वर्धनीयता यानी मिलियाबिलिटी मतलब धातुओं के इस गुण में धातुओं को खींच कर नहीं, इसमें पीट कर चादरें बनाई जाती हैं। देखिए एक थोड़ा सा स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन होता है, तन्यता और आघात वर्धनीयता में अंतर उनको नहीं पता चल पाता, यानी डक्टिलिटी और मिलियाबिलिटी में। देखिए तन्यता मतलब है कि धातुओं को खींच कर तार बना दिया जा रहा है, ये है। और आघात वर्धनीयता, ठीक है, इसका नाम ही है आघात वर्धनीयता, यानी नाम में ही घात है, तो वस्तुओं पर घात करके उनको पीट पीट कर चादर बना दिया जाता है, तो ये है आपका आघात वर्धनीयता। वहां पर खींच कर तार बनाया जाता है, यहाँ पर पीट कर चादर बनाई जाती है। ठीक है, फिर देखिए कठोरता। कठोरता जिसको बोलते हैं हार्डनेस। देखिए इसमें क्या होता है कि धातुएं जो हैं, इस गुण में धातुओं को आसानी से नहीं जा सकता है। ठीक है, भंगुरता में इस गुण में धातुओं पर प्रहार करने पर टूट जाती हैं। देखिए अब इनको आप याद कर लेंगे दोनों कॉन्सेप्ट को, तो आपको एक याद होगा, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। कठोरता मतलब क्या कि धातुओं को आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। भंगुरता मतलब क्या कि धातुएं आसानी से पीटने पर टूट जाती हैं। ठीक है, फिर देखिए लौह अयस्क, इसको आयरन ओर्स बोलते हैं। देखिए जिन पदार्थों में लोहे की मात्रा 40% पाई जाती है उन्हीं को लौह अयस्क बोल देते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने टेबल बनाया हुआ है, अयस्क का नाम, लोहे की मात्रा और सूत्र, यानी उसका फार्मूला भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, पहला है मैग्नेटाइट, ये आप याद रखेंगे, पूछा भी जाता है सबसे अच्छा अयस्क कौन सा है। तो मैग्नेटाइट जो है, इसमें आपका 72% लोहा पाया जाता है, इसका सूत्र Fe3O4 होता है। फिर हेमेटाइट, इसमें 70% लोहा पाया जाता है, इसका सूत्र Fe2O3 होता है। फिर लिमोनाइट, इसका 60% इसमें लोहा पाया जाता है, इसका सूत्र FeOH*NH2O होता है। फिर पायराइट, इसमें 44% लोहा होता है, इसका सूत्र Fe2 होता है। फिर सीडेराइट, इसमें 40% लोहा होता है और सूत्र FeCO3 होता है। ठीक है, तो इस टेबल को आप जरूर याद कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे या तो, ठीक है, क्योंकि यहाँ से एज इट इज आपको क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, फिर यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे, देखिए मेरे ही नोट्स हैं जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, स्क्रीनिंग कर रहा हूँ। देखिए फिर यहाँ पर पॉइंट क्या है, सबसे अच्छा लौह अयस्क हेमेटाइट होता है क्योंकि इसमें सल्फर नहीं पाया जाता और हेमेटाइट का शुद्धिकरण आसान होता है। तो ये देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आप 3 स्टार लगा लीजिए। पूछा जाता है सबसे अच्छा लौह अयस्क कौन सा होता है, तो वहां पे आपको बिना कोई दूसरा ऑप्शन देखे सीधा, मतलब दूसरा ऑप्शन तो देखना ही पड़ेगा, बिना कैसे, सीधा आप ट्रिक करेंगे हेमेटाइट को। ठीक है, आपका सीधा ध्यान जाएगा हेमेटाइट पर। 70% इसमें लोहा होता है और सूत्र Fe2O3 होता है। अब एक आपके मन में कंफ्यूजन होगी कि इसमें तो 70% जबकि मैग्नेटाइट में तो 72% होता था, तो उसको क्यों नहीं रखा गया सबसे अच्छे लौह अयस्क में। तो नीचे लिखा भी हुआ है कि अशुद्धता ज्यादा होती है मैग्नेटाइट में, और जैसा कि हमने देखा कि हेमेटाइट में सल्फर होता नहीं है। ठीक है, यानी इसका शुद्धिकरण आसान होता है, तो सबसे अच्छा लोहा अयस्क यही होता है। ठीक है, फिर देखिए मैग्नेटाइट में वही यहाँ पर लिखा भी हुआ है, मैग्नेटाइट में 72% लोहा होता है, परंतु इसका शुद्धिकरण आसान नहीं होता, इस कारण इसे अच्छा लौह अयस्क नहीं मानते। सबसे कम लोहा सिडराइट में होता है, बताया हमने आपको 40% होता है। देखिए लोहे के प्रकार,
अब यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से क्लासिफाई किया है, आपको किताब में हो सकता है दूसरा मिल जाए। ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, श्वेत ढलवा लोहा, कच्चा ढलवा लोहा, धूसर ढलवा लोहा। तो इसमें आपको दो ही मिलेगा किताब में, ढलवा लोहा मिलेगा, पिटवा लोहा मिलेगा। फिर ढलवा लोहा में आपको श्वेत, कच्चा और धूसर ढलवा लोहा मिलेगा। लेकिन जो मैंने क्लासिफाई किया है इस हिसाब से और अच्छे से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक टेबल, और मैंने ये देखिए, मैं कोशिश करता हूँ आपको टेबल के फॉर्म में ज़्यादा हम आपको प्रोवाइड कराएं, जिससे समझना जो है वो, जैसे आप कंपैरिजन करके पढ़ेंगे कास्ट आयरन, रॉट आयरन, स्टील का, तो आपको अच्छे से जल्दी याद होता है, अच्छे से, वो भी ज़्यादा समय तक। देखिए ढलवा लोहा, पिटवा लोहा तथा इस्पात में अंतर थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि जो लंबा हो रहा है सीरीज। देखिए कार्बन की मात्रा, टाइटल है ये, अंतर है, ठीक है। तो कार्बन की मात्रा ढलवा लोहा में 2.2 से 4.5 तक होती है परसेंट तक। रॉट आयरन में दशमलव यानी 0.10 से 0.25 तक होती है, और इस्पात में 0.25 से 2% तक होती है, ठीक है। गलनांक बिंदु यानी मेल्टिंग पॉइंट, तो वो भी देख लीजिए आपको। यहाँ पर ढलवा लोहा में 1200 डिग्री सेल्सियस का होता है, पिटवा लोहा में 1500 से 1535 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इस्पात में 1300 से 1400 डिग्री सेल्सियस। वेल्डिंग देखिए ढलवा लोहा में नहीं होती, पिटवा लोहा में भी नहीं होती, जबकि जो आपका इस्पात यानी स्टील होता है उसमें होती तो है लेकिन कठिनाई से होती है। आघातवर्धनीयता तो ढलवा लोहा में नहीं होती, पिटवा लोहा में होती है, स्टील में भी होती है। स्थायी चुंबक शक्ति यानी परमानेंट मैग्नेटिक पावर, ठीक है, तो ढलवा लोहा में नहीं होती, पिटवा लोहा में भी नहीं होती, और आपके स्टील में होती है, ठीक है। स्टील आसानी से चुंबक बन जाता है परमानेंट तक, ठीक है। अब देखिए कुछ फैक्ट्स हम देखते हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट्स जो हैं। तो पिटवा लोहे के दो टुकड़े के जोड़ने के लिए कितना तापमान जरूरी होता है? 900 डिग्री सेल्सियस। इस पर आप 2 स्टार लगाएंगे क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हमेशा। फिर देखिए इस्पात के कठोरीकरण हेतु तापमान कितना चाहिए? तो वो आपका चाहिए 750 से 800 डिग्री सेल्सियस। इस पर भी 2 स्टार लगाइए, पूछ लिया जाता है। फिर गेज व्हील बनी होती है ढलवा लोहा यानी कास्ट आयरन का, इसको भी ध्यान में रखेंगे। चारा मशीन का पहिया उसी का बना होता है, ढलवा लोहा का, ठीक है। और चारा मशीन का गणासा ये याद रखेंगे, पिटवा लोहा का। इसको इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चारा मशीन का अगर पहिया है, ठीक है, तो किसका बना होगा? तो वो बना होगा आपका ढलवा लोहे का, लेकिन वही उसका जो गणासा होता है जो काटता है चारे को, तो वो होता है पिटवा लोहे का। उसको पीट पीट कर बनाया जाता है उसके गणासे को, ठीक है, और उसके पहियों को ढाल ढाल के बनाया जाता है, ठीक है। मतलब ये समझाने के मैंने आपको बताया पिटवा लोहा, ढलवा लोहा को। देखिए मेस्टन हल तथा सबास हल की दाबरोधी द्रुत शीतित ढलवा लोहे की बनी होती है। इस पर भी आप 3 स्टार लगाएंगे, पूछा जाता है। दाबरोधी हलमूल के साथ जुड़ी होती है किसमें? तो मेस्टन हल में। इसमें भी आप 2 स्टार लगा लेंगे क्योंकि ये भी पूछा जाता है। नोट, हलमूल में क्या क्या जुड़ा रहता है ये आप ध्यान में रखेंगे। हलमूल बराबर धार प्लस पंखा प्लस दाबरोधी। ये मैंने एक सूत्र बताया था, डीपीएस, ठीक है, डीपीडी, ठीक है, या धापद, मैंने धापद बनाया था, यानी हलमूल बराबर धार प्लस पंखा प्लस दाबरोधी, ध्यान में रखेंगे। विक्ट्री हल की फार बनी होती है उच्च कार्बन इस्पात यानी हाई कार्बन स्टील की। यूपी नंबर 2 हल की फार बनी होती है वही हाई कार्बन स्टील की। विक्ट्री हल की हरीस बनी होती है मृदु इस्पात यानी सॉफ्ट स्टील बोल सकते हैं। आघातवर्धनीय ढलवा लोहे में झटके सहन करने की क्षमता पाई जाती है, ध्यान में रखेंगे। चिल्ड कास्ट आयरन, वही जो मैंने आपको ऊपर बताया था, द्रुत शीतित ढलवा लोहा। इसका प्रयोग हलों की फार व दाबरोधी बनाने के लिए, तो हमने ऊपर देखा ही कि मेस्टन हल की दाबरोधी बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है। नट बोल्ट बने हो, देखिए अब ये क्वेश्चन आ गया जो आपको ऐसे ही पूछ लिया जाता है, ठीक है। इस पर आप 3 स्टार लगाएंगे, ठीक है। नट बोल्ट किसके बने होते हैं? तो मृदु इस्पात के। पुराना पेपर आप उठा के देखेंगे, हमारे चैनल पर ही अपलोड कराएंगे, कुछ पढ़ा भी हुआ है, तो वहां पर ऐसे ही पूछ लिया जाता है नट बोल्ट किसके बने होते हैं। छैनी किसका बनी होती है? तो उच्च कार्बन इस्पात की। कटर टूल बना होता है वही उच्च कार्बन इस्पात का। आरी बनी होती है उच्च कार्बन इस्पात की। डिस्क बना होता है उच्च कार्बन इस्पात का। तो सारी चीजें वही है, ठीक है। अब देखिए बाल बियरिंग बनी होती है तो उच्च कार्बन इस्पात की। उच्च कार्बन इस्पात बड़ा आ रहा है, ये आप ट्रिक से याद कर लेंगे। और मिट्टी पलट जिसको मोल्ड बोर्ड बोलते हैं, ये बना होता है माइल्ड स्टील यानी मृदु इस्पात का। देखिए मृदु इस्पात को इंग्लिश में सॉफ्ट स्टील में माइल्ड स्टील बोलेंगे। क्रैंक शाफ्ट मध्यम कार्बन इस्पात का बना होता है। मुलायम लोहा जो है ये कच्चा लोहा होता है। ढलवा लोहे में लोहे की प्रतिशत मात्रा आप देखिए, ढलवा लोहे में कितना लोहा होता है? 90 से 94%
100%। अब देखिए यहाँ पर 3 स्टार मैंने भी लगाया भी हुआ है, तो आप भी लगा लेंगे। प्रजा हल की हरीज बनी होती है लकड़ी की। देखिए अन्य सभी हलों की हरीज जो है वो लकड़ी की नहीं बनी होती, देखिए लोहे की बनी होती है, लेकिन प्रजा हल एक ऐसा हल है आपका जो है तो आपका ठीक है, तो 2 हत्थे वाला हल है, लेकिन इसमें आपकी जो हरीज है वो लकड़ी की बनी होती है। ठीक है, 2 हत्थे वाला नहीं, ये प्रजा हल आपका 1 हत्थे वाला है। 1 हत्थे वाले हल में आपका मैस्टन, प्रजा, शाबाश, वावा, केयर, ये 1 हत्थे वाले हल हैं। इनके अलावा जैसे आपका यूपी नंबर 1 है, यूपी नंबर 2 है, विक्ट्री है, टनरेस्ट है, वो सब आपके 2 हत्थे वाले हैं। ठीक है, अन्य सभी की हल मृदु इस्पात की। देखिए पंजाब हल की लकड़ी से बनी होती है, जबकि सभी हलों की मृदु इस्पात की बनी होती है। ठीक है, यानी अब देखिए बैलगाड़ी का पहिया बना होता है तो शीशम की लकड़ी का। ठीक है, सभी हलों की हलमूल बनी होती है तो ढलवा लोहा यानी कास्ट आयरन की उनकी हलमूल बनी होती है। वाह हल की फार बनी होती है मृदु इस्पात की। मिट्टी यानी मोल्ड बोर्ड बना होता है वो भी मृदु इस्पात का। तो क्लास यहाँ पर आपका होता है ओवर। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, इनको आप फॉलो करेंगे। पीडीएफ के लिए आपको ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम चैनल। कैसे ज्वाइन करेंगे, तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ऊपर ही, वहां से आप ज्वाइन करेंगे। आज ही आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, डाउनलोड करके नोट्स बना लीजिए आप। ठीक है, अब वहीं पर आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ही व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उससे भी आप जुड़ जाएंगे। और उसके बाद से आपका क्या होगा, आप कोई भी क्वेरीज जो है वहां से, जैसे कि हमारा पर्सनल नंबर भी रहेगा, तो वहां से आप हमें कांटेक्ट करके अपनी क्वेरीज जो है हमसे पूछ के सॉल्व करा सकते हैं। यहाँ पे आपकी जो क्लासेस है एकदम जैसे कि आपने देखा भी, हम एकदम A1 क्वालिटी के मैटर के साथ मैंने कहा भी था शुरू कराएंगे, और आप देख भी रहे हैं। ठीक है, तो वो आपकी तैयारी आपको एकदम यहाँ पर करा दी जाएगी, आपको दूसरे चैनल पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप लोगों को काम ये करना है कि जुड़े रहना है एग्री थिंकर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।